Good morning students. Yesterday we have done this paragraph कि वो जो बच्चे थे जो वहाँ काम करते थे या जो लोग थे वो एडल्ट होने से पहले ही अंधे हो जाते थे. Now we will start. Savita, a young girl in a drab pink dress. सविता एक युवा लड़की है जो कि ड्रैब क्या होता है, मैली सी पिंक कलर की ड्रेस उसने पहन रखी है. सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बड़ी उम्र की महिला है उसके साथ बैठी है और वो क्या कर रही है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, टोंग्स होते हैं चिमटे, और जब वो इन पीसीज को जोड़ रही है तो जैसे चिमटे, मशीन के चिमटे बड़ी स्पीड से चलते हैं उसी तरह से उसके हाथ मैकेनिकली रूप से चल रहे हैं. आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, मैं अब ये सोच रही थी कि क्या वो इन बैंगल्स की सैंक्टिटी को जानती है, इनकी जो होलीनेस है, इनकी पवित्रता है उसको जानती है. शी हेल्प्स मेक, जिनके बनाने में वो मदद कर रही है. इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती हैं ये, सिंबल होती हैं क्या, चूड़ियाँ. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिजेज, और जो मैरिज होती है, जो शादियाँ होती हैं, शादियों में भी इन चूड़ियों का बड़ा ही रोल होता है, यानी कि इनको बहुत ही पवित्र माना जाता है. इट विल dawn in her suddenly one day when her head is draped with a red veil. अब राइटर कहती है कि ये चूड़ियाँ जो हैं एक दिन उसको अचानक से पहना दी जाएंगी जब उसके सिर को ढक दिया जाएगा लाल रंग के घूंघट से. वेल वर्ड पहले भी आया. एंड हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, और उसके हाथ हीना से, मेहंदी से लाल होंगे तो उसको भी ये चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी. रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, तो उस समय क्या होगा, उसको लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाई पर पहनाए जाएंगी. शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बनेगी. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, अब जो उसके साथ में जो महिला बैठी है ना, बिल्कुल उसकी तरह से जैसे कि ये महिला बहुत से साल पहले दुल्हन बनी थी, बिल्कुल ऐसे ही. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अब जो ये महिला है इसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं. बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ये हिंदी की लाइनें इसमें डाली गई हैं एज इट इज़. एक समय शेर भर खाना यानी पेट भर खाना नहीं खाया. शी सेज, वो कहती है, इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड होता है डिवॉइड ऑफ, यानी कि बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, बहुत दुखी आवाज़ में वो महिला कहती है. शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. उसके कहने का मतलब ये था कि उसने अपने पूरे जीवन के दौरान एक मील भी, एक समय भी पूरा पेट भर भोजन का आनंद जो है नहीं लिया. दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, और यही कुछ है जो उसने कमाया. रीप्ड मैंने होता है वैसे फसल काटना. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, उसके पति जो एक बूढ़े आदमी है उसकी लहराती हुई दाढ़ी है. सेज, वो क्या कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता. ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और जो भी कुछ मैंने अपने जीवन में किया वो केवल क्या किया कि अपने परिवार के रहने के लिए मैंने घर बना दिया. हियरिंग हिम, अब उसकी बात को सुनकर कि भाई जो उसका घर है, देखो तो टूटा फूटा सा घर है और उस घर को देख के वो संतुष्ट है. तो राइटर कहती है कि उसकी बात को सुनकर कि वो संतुष्ट है, मैंने घर बना दिया. वन वंडर्स, को इस बात को सोच सकता है, इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि क्या उसने वो प्राप्त किया है जिसको प्राप्त करने में बहुत से लोग असफल भी रह जाते हैं अपने पूरे जीवन में. कि यानी जो कुछ उसने अपने जीवन में किया, क्या वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो इतना भी नहीं कर पाते. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर क्या है, छत है, यानी कि उसके पास घर है रहने के लिए. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स,
केवल जो है चूड़ी बनाने का जो बिजनेस है उसको कैरी ऑन रखने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए उनके पास पैसे हैं, बाकी बिल्कुल किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं हैं। और ये जो क्राई है, ये जो चिल्लाने की आवाज़, यानी कि वो लोग कहते रहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, केवल चूड़ी बनाने के इतने ही पैसे होते हैं कि वो चूड़ी बनाने के लिए जो उनका रॉ मटेरियल है केवल वो खरीद सकें और अपने इस बिज़नेस को कंटिन्यू रख सकें। नॉट इवन इनफ टू ईट, इतना भी पैसा उनके पास नहीं बचता कि वो पर्याप्त खा सकें। रिंग्स इन एवरी होम, ये जो आवाज़ें हैं हर घर में गूंजती रहती हैं। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, एको होता है प्रतिध्वनि, लेमेंट क्या होता है, रिग्रेट, पश्चाताप। तो हर जो उनके एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी अपने जीवन में यही जो है दुख रहता है, और वही दुख सेम जो युवा लोग हैं, जो यंग मैन हैं, उनकी भी यही प्रतिध्वनि बनी हुई है। यानी कि वही बात वो भी कहते हैं कि केवल चूड़ी बनाने का बिजनेस कैरी ऑन हम रख सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई पैसे नहीं है। ऐसा ही समय बुजुर्गों का बीत गया, ऐसा ही अब आगे उनका भी बीत रहा है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ वहाँ पर बहुत ही कम चेंजिंग आए हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद, कहाँ पर, फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम्स। सालों तक माइंड नंबिंग टॉयल, जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क उन्होंने किया, सुन बना देने वाला वेरी हार्ड वर्क उन्होंने अपने जीवन में किया, उतना अधिक कठिन परिश्रम करने के बाद उनकी जो भी इनिशिएटिव, जो भी किसी काम को करने की जो पहल है, प्रारंभिकताएं जो उनकी हैं, उसको और जो सपने देखने की जो एबिलिटी है उसको सब ख़त्म कर दिया। किसने? ज़्यादा हार्ड वर्क ने। क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद क्या होता है, इंसान इतना थक जाता है कि उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। Why not organize yourself into cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब राइटर कहती है कि मैंने एक ग्रुप था युवाओं का, मैंने उनसे क्या कहा कि तुम अपने आप को कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, यानी कि तुम अपना एक सहकारी ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो और अपने लिए कुछ करो इकट्ठा होके। और कौन से यंग मैन से उसने ये बात की, कौन से युवाओं से ये बात की, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल, जो कि एक दुष्ट चक्र में फंस चुके थे, किसके? बिचौलियों के, मिडिल मैन के। हु ट्रैप्ड, उन मिडिल मैन्स के जिन बिचौलियों ने फंसाया हुआ था, ट्रैप्ड, जकड़ा हुआ था उनके फादर्स को भी और उनके फोर फादर्स को भी, उनके पूर्वजों को। यानी कि कई पीढ़ियों से इन बिचौलियों के जो दुष्ट चक्र है उसमें ये लोग फंसे हुए थे, इनसे कर्ज ही नहीं उतर पाता था इनका। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अब क्या जवाब दिया इस ग्रुप ने राइटर को कि यदि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस। तो राइटर क्या कहती है, तो फिर भी क्या होगा, हम ही होंगे जिनको क्या किया जाएगा, पुलिस द्वारा ले जाया जाएगा, और उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो मिडिल मैन है, जिनकी सारी गलती है, तो हमें भी पकड़ा जाएगा पुलिस द्वारा भी। एंड वी आर वन हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, हमें पकड़ा जाएगा, बीटन और पीटा जाएगा। एंड ड्रैग्ड टू जेल, ड्रैग्ड क्या होता है, घसीटते हुए, हमें जेल तक ले जाया जाएगा। और क्यों ले जाया जाएगा? फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, क्या इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा हमारे ऊपर कि हमने कुछ गैर कानूनी कार्य किया है। दे से, वो कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, उनके बीच में कोई लीडर भी नहीं है, कोई नेता भी नहीं है कि उनको सबको गाइडलाइन कर सके, उनको गाइड कर सके, उनको कोई सुझाव दे सके। नो वन हु कुड हेल्प दैम टू सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई भी नहीं है जो उनको चीज़ों को अलग तरीके से देखने में उनकी हेल्प कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी इतने ही थके हुए हैं जितने वो खुद थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपथी
टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। अब वो बात करते हैं एक चक्र के बारे में, एक स्पाइरल के बारे में, जो चक्र कैसे चलता है। पॉवर्टी से, गरीबी से एपैथी की ओर। एपैथी क्या होता है? उदासीनता, यानी कि कोई उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। किसकी उदासीनता की बात हो रही है? कि वो जो गरीब हैं उन गरीब लोगों की ओर, अमीरों का या फिर जो प्रशासन है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनका किसी का उनके प्रति कोई रवैया नहीं था। उनको कोई सहायता के, किसी के मन में कोई इच्छा ही नहीं थी। सबका उदासीन जो है दृष्टिकोण उनके प्रति बना हुआ था। और उस उदासीनता से टू ग्रीड, लालच की ओर, एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय, यानी कि उनके प्रति अन्याय भी होता था। जैसे अभी ऊपर एक जो यंग मैन का जो ग्रुप था, उन्होंने कहा भी था कि अगर हम कुछ करते भी हैं, हमको ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उनको क्या डर था कि पुलिस द्वारा हमें ही घसीटा जाएगा, हमें ही पीटा जाएगा, और कुछ इलीगल करने के रूप में करने के कारण हम ही को अंदर कर दिया जाएगा। तो ऐसा कभी हुआ होगा, तभी उनको इस तरह का डर है। लिसन टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड। अब उन लोगों की बात को सुनकर मैंने जो है फिरोजाबाद में दो भिन्न भिन्न संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली कोट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। अब एक संसार तो कैसा देखा? ऐसे परिवारों का संसार जो कि कहाँ पर हैं, उसमें गरीबी के जो जाल है उसमें फंसे हुए हैं। एक तो ऐसा संसार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बर्डेंड और बोझ, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। और स्टिग्मा यानी कि एक तरह की एक मार्क, एक कलंक उनके ऊपर लगा हुआ है। उसके बोझ में उनकी जाति का कलंक के बोझ में वो दबे हुए हैं। कौन से कलंक के बोझ में? विच दे आर बोर्न, जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया। द अदर, और दूसरा जो समाज, दूसरा जो संसार राइटर ने देखा, अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, यानी कि एक तो वो गरीब लोगों की सोसाइटी है, दूसरी है जो दुष्ट साहूकार लोगों का जो चक्र है, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के रखवाले हैं, यानी उनका उनके प्रति बहुत ही बुरा व्यवहार है। एक संसार वो है जो उनकी परवाह न करके उल्टा उनको परेशान करता है। द ब्यूरोक्रेट्स, जो सरकारी अफसर जो हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता जो हैं, यानी कि उनसे वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनकी हेल्प नहीं करते। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। अब ये राइटर का तो कहना यही है ना कि ये सारे के सारे मिल के जो है ना, फोर्सफुली, इम्पोज्ड क्या होता है? ट्राई टू फोर्सफुली, उनके ऊपर बलपूर्वक थोप देते हैं बैगेज, इस बोझ को बच्चों के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। जब बहुत ज़्यादा बोझ किसी के ऊपर पड़ जाएगा ना, तो उसको उठाने के लिए, आपने देखा भी होगा, दूसरे की मदद हमें चाहिए होती है उस बोझ को अपने सिर से उतारने के लिए। और ऐसा ही हुआ कि ये जो गरीबी का, ये जो जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ बच्चों के ऊपर लाद दिया गया कि वो उसको उतार ही नहीं सकते। बिफोर ही इज अवेयर, जिससे पहले कि उनको पता चले, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इससे पहले इनको ये एहसास हो कि हम बहुत बोझ में दब गए हैं, वो उस बोझ को स्वीकार कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अब कुछ इससे हटके करने का मतलब है कि उन्हें साहस करने की जरूरत है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग। और जिस तरह से उनका ग्रोइंग अप, जिस तरह से उनका पालन पोषण हुआ, तो डेयरिंग, साहस जो है उनके पालन पोषण का हिस्सा रहा ही नहीं। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। अब राइटर वहीं आ जाती है जब हम, जहाँ से हमने इस मुकेश की जो स्टोरी है इसको शुरू किया था, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, कि जब मैंने एक सेंस, एक समझ देखी, एक चमक देखी साहस की मुकेश के अंदर, आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। अब किस चीज़ में उसने झलक देखी थी? क्योंकि उसने अपनी बैंगल मेकिंग से हटके एक सपना बनाया। मुकेश ने क्या कहा? ही रिपीट्स, उसने दोबारा अपनी बात को दोहराया कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, और उसने क्या कहा कि वो गैराज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है। तो उसने क्या कहा?
बच्चे ने, आई विल वॉक, मैं चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? अब राइटर ने उससे फिर पूछा, क्या तुम्हारा एक प्लेन, एक हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना है? ही सडनली साइलेंट। अब राइटर ये देखना चाहती थी कि क्या ये हवाई सपने देख रहा है, क्या ये वैसे ही बातें कर रहा है या वाकई में ये जो कह रहा है वो उसको करना चाहता है। ही सडनली साइलेंट, लेकिन बच्चा अचानक चुप हो गया। नो ही सेज, उसने कहा नहीं, क्योंकि बच्चे को पता था कि मैं हवाई जहाज नहीं उड़ा पाऊंगा। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर देखते हुए, इन ही स्मॉल मर्मर, अपनी धीमी सी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए, देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, एक एम्बेरसमेंट थी उसके अंदर, एक शर्मिंदगी थी उसके अंदर, लेकिन दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, अभी तक वो जो शर्मिंदगी थी वो रिग्रेट में, वो पश्चाताप में नहीं बदली थी। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों के सपने से ही संतुष्ट है। एंड ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, इन कारों को ही, हर्टलिंग डाउन मैंने रनिंग वेरी फास्ट, वो इन कारों को अपनी गली में बहुत तेज़ दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद में एरोप्लेन्स जो है ना के बराबर ही उड़ते हैं। तो यानी कि ना, देखो यहाँ पे फ्यू के आगे अगर ए लगा होता ना तो बहुत ही कम होता, लेकिन जब खाली इसके आगे ए भी नहीं है, दा भी नहीं है, इट मीन्स ना के बराबर। तो जब एरोप्लेन्स कम उड़ते हैं तो उसने उनके सपने देखे ही नहीं, उसने केवल कार का ही सपना देखा है। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैव बीन completed. If you have any query related with this chapter, you can comment in the comment section. I have given you some important points in the first video about this chapter, and in your fair notebook you have to do these points, and word meaning of this chapter should be written in your notebooks also. Goodbye.